दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों से मिले पीएम मोदी ने कहा उत्सव समाज को गति देता है, वहीं पीएम के साथ सेल्फी लेने की लगी होड़। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश होगा जन लोकपाल बिल पर प्रशांत भूषण ने केजरीवाल का किया घेराव, कहा लोगों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने की बैठक, दिल्ली के 15 महत्वपूर्ण ठिकानों पर आतंकियों की नजर। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी का हुआ लाई डिटेक्टर टेस्ट, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी के साथ उनकी बातचीत के बारे में पूछे गए ढेरों सवाल। और विरोधियों के निशाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीओके पर दिए फारूक के बयान की नेताओं ने की निंदा, कहा देश की अखंडता के खिलाफ फारूक का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में। आज हम बात करेंगे सोना चांदी और कृषि जिंसों के बाजार की, साथ ही बात होगी शेयर बाजार की और पूरे हफ्ते रही शेयर बाजार में उठापटक की। आपको बताएंगे बीते सप्ताह में क्या रहा वायदा व्यापार का हाल और कैसी रही विभिन्न देशों की मुद्रा की चाल। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट पल्स। सबसे पहले बात करेंगे बहुमूल्य धातुओं सोना और चांदी की। वायदा व्यापार में सोना चांदी के वायदा सौदों में लगातार 5वें सप्ताह में भी गिरावट का रुख रहा। सोना दिसंबर का वायदा 92 रुपये टूटकर 25,189 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। सोना फरवरी का वायदा 74 रुपये फिसला और यह 25,349 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोना अप्रैल का वायदा 72 रुपये गिरा और 25,405 रुपये पर बंद हुआ। सोने के 1 ग्राम का सिक्का और 8 ग्राम की गिन्नी के वायदा सौदों में भी इस सप्ताह गिरावट रही। वहीं चांदी के दिसंबर के वायदे में 275 रुपये की गिरावट आई और यह शुक्रवार को 33,806 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। चांदी का मार्च 2016 का वायदा 322 रुपये फिसला और यह 34,391 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। बात करें हाजिर बाजार की तो हाजिर में सोने के दाम पिछले सप्ताह में गिरकर 25,000 के आसपास आ गए हैं। हाजिर बाजार में चांदी के दाम गिरते हुए 33,700 रुपये प्रति किलो के आसपास आ गए हैं। सोना चांदी के दाम में गिरने की वजह से आभूषण बाजार में रौनक लौट आई है। लोग जमकर शादी विवाह के लिए खरीदारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिरकर पिछले 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को कॉमडेक्स पर यह $1,060 के नीचे बंद हुआ। इस गिरावट का असर घरेलू कारोबार पर पड़ा और कुछ देर के लिए यह 25,000 रुपये के भी नीचे फिसल कर पहुंच गया। इस सप्ताह सोने के दामों में करीब 2% की गिरावट आई है। तो लक्ष्य जिस तरीके की गिरावट हमें देखने को मिल रही है लंबे समय से और हम देख रहे हैं कि करीब 5 से 6 सप्ताह लगातार सोने चांदी के चाहे वायदा के सौदे हों या फिर हाजिर बाजार की बात हो, सोना चांदी में लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है और अब तो सोना 25,000 के स्तर के 10 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। उसी तरीके से चांदी भी करीब 34,000 से नीचे या उसी के स्तर पर आ गई है। यानी कि बड़ा मंदी का रुख बना हुआ है सोना चांदी में। क्या कारण मानते हैं आप? अभी भी मंदी में है गोल्ड और सिल्वर। थोड़ा सा उम्मीद है कि अभी भी 200-300 पॉइंट गिरेगा। लगभग जो गोल्ड है वो 24,800 तक छू सकता है। फिर उम्मीद की जाती है कि डिमांड आ जाएगी जी, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन्स हैं, शादियों का मूड है, तो इस वजह से जो डिमांड है वो हो सकती है इंक्रीज हो जाए। और ऐसी हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी अभी गिरावट है, करीब 32,000 के आसपास आ सकता है अभी। यानी कि गिरावट का रुख देख रहे हैं अभी आप आगे के भविष्य के मामले में जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है। आखिर ये जो लगातार गिरावट चल रही है, हम हालांकि चर्चा करते आ रहे हैं पिछले कई सप्ताह से, और कहीं ना कहीं पिछले टाइम में ये रहा है कि कहीं जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो सोना चांदी में अभी हाथ खींचे हुए हैं, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, घरेलू बाजार में भी
इन्वेस्टर्स दूर हैं। हालांकि अब इस सप्ताह में कुछ खरीदार जरूर निकले हैं, इस वजह से आभूषण की डिमांड जरूर बढ़ी है, जैसी कि मार्केट की बात आई है। तो क्या माना जाए कि क्या कारण हो सकते हैं इसके? अभी बाजार मंदी में, इसलिए इसकी डिमांड नहीं बढ़ रही। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे? जी जी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे। और अगर प्राइसेस इंक्रीज करने हैं तो हमारे को ऐसे आकर्षित करना पड़ेगा कस्टमर्स को, उनको सर्विसेज देनी पड़ेंगी गोल्ड सिल्वर की, मतलब ऐसे आभूषण बनाने पड़ेंगे ताकि वो आकर्षित हो सके। चलिए, और आपको बता दें कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना में खुदरा निवेशकों ने रुचि दिखाई है। सरकार को 917 किलो सोना खरीदने के लिए 246 करोड़ रुपए मूल्य के 63,000 आवेदन मिले हैं। सरकार ने 5 से 20 नवंबर के बीच बैंकों व डाकघर के जरिए स्वर्ण बॉन्ड बेचे थे। इनका आवंटन 30 नवंबर को होना है। वहीं स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत सोना जमा कराने वालों को आयकर व पूंजी में लाभ की छूट दी जाएगी। इस योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए 7 फैसले किए गए हैं। इसके तहत सभी जमा करने वाले सोना रिफाइनर को सीधे बेच सकते हैं। 18 नवंबर तक स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत केवल 400 ग्राम सोना आया है। सरकारी अनुमान के मुताबिक देश में 52 लाख करोड़ रुपए मूल्य का 20,000 टन से ज्यादा सोना लोगों और संस्थानों के पास बेकार पड़ा है, और उसी सोने को सरकार चाहती है कि लोग उसका निवेश करें और सरकार के पास जमा कराएं और उसका फायदा उठाएं। शायद यही योजना थी लक्ष्य। सरकारी योजना में जो स्वर्ण बॉन्ड हैं, गोल्ड बॉन्ड हैं, उसको अच्छा खासा देखने में मिल रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन उसके मुकाबले जो मौद्रीकरण योजना है, जो लोगों के पास अपना सोना होता है उसको रख करके ब्याज कमाने की जो योजना आई थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसका रीजन है कि अगर डिमांड इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि लोग अपना सोना को ना संभाल के रखते हैं। तो जब तक वो सोना संभला रहेगा तो उसके अंदर सर्कुलेशन नहीं होगी पैसे की। तो जब तक सर्कुलेशन नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी। इसलिए ये जो निकाली है, जो सरकार की योजना है, मौद्रीकरण योजना है, उसको रिस्पांस कम मिला है। जितना टाइमिंग थी उसके दौरान केवल 400 ग्राम सोना निवेश करने का डिमांड आई है, जबकि जो इसको सोने में के बॉन्ड खरीदने वालों का मामला है तो वो बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला है। तो बॉन्ड का कुछ क्या फायदे नुकसान क्या है? उससे फायदा ये होता है कि जैसे ETF बॉन्ड होते हैं गोल्ड के, उसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो तो ऑटोमेटिकली वो पैसा मार्केट में आता रहेगा और सर्कुलेट होता रहेगा। आपको उसमें फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं मिलता, लेकिन आप मार्केट में धीरे धीरे उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहते हो और डिमांड बढ़ता रहता है जी। और उससे प्राइसेस हैं वो उम्मीद होती है कि वो इंक्रीज हो जाए जी। चलिए, अभी जो सोना चांदी की बात है तो बाजार में जाहिर सी बात है कि आभूषण बाजार में जरूर रौनक देखने को मिली, और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों लंबी गिरावट के बाद इस सप्ताह बेस मेटल्स में भी तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिला है। कॉपर और निकेल समेत सभी मेटल 2 से 3% तक उछले हैं। उत्पादन में कमी के अनुमान के बावजूद निकेल 12 साल के निचले स्तर से करीब 3% ऊपर आ गया है। कॉपर 2.58% की मजबूती के साथ 308 रुपए के आसपास नजर आया। यानी कि सोना चांदी भले ही गिरावट का रुख बनाए हुए हों, लेकिन बेस मेटल्स में फिलहाल ये सप्ताह जो रहा है वो राहत का रहा है और उसमें कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिली है। लक्ष्य सोना चांदी के मुकाबले बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं राहत की खबर है। अगर ये सप्ताह की बात की जाए तो क्या लगता है कि बेस मेटल्स का भविष्य क्या है? बेस मेटल अभी थोड़ा सा इसलिए उठा है क्योंकि इसके बीच थोड़ी डिमांड बढ़ी है, और अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो
उम्मीद है कि थोड़ा सा तेज हो सकता है, लेकिन फिर वो गिरावट के मूड में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो फ्राइडे को बाजार गिरा उसकी वजह से जो बेस मेटल की डिमांड है वहां से कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी कि ये माना जाए कि अभी आने वाले सप्ताह में बेस मेटल्स में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, उम्मीद की जा सकती है, आशंका जी है। बिल्कुल। तो ये केवल चाइना बाजार ही इसको वो करता है, प्रभावित करता है, या कुछ और भी कारण? चाइना ही है, क्योंकि वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है बेस मेटल्स का जी। और सबसे ज्यादा आकर्षित वही है बेस मेटल के लिए, क्योंकि कॉपर आप देख लो और एल्यूमिनियम, जिंक, निकल सब वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। उसके अंदर उसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा होती है। यानी कि जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अपने यहाँ ज्यादा खपत करती हैं, इसकी वजह से उसकी डिमांड ज्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट पे भी उसका असर पड़ता है। चलिए बात करेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस की। तो सीरिया को लेकर तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड $46 के पार चला गया। हालांकि वायदा बाजार में कच्चे तेल का दिसंबर का वायदा 24 रुपए घटकर 2,827 रुपए प्रति बैरल रहा। वहीं क्रूड ऑयल मिनी दिसंबर का वायदा 24 रुपए घटकर 2,826 रुपए प्रति बैरल पर आ गया। नेचुरल गैस के वायदा सौदों में भी गिरावट का रुख देखा गया। दिसंबर का वायदा 10 पैसे की मामूली गिरावट के साथ 150 रुपए 60 पैसे प्रति MMBTU पर बंद हुआ, जबकि कृषि जिंसों में इलायची व मेंथा ऑयल में गिरावट रही और कॉटन का नवंबर का वायदा 70 रुपए चढ़कर 16,030 रुपए पर बंद हुआ। इस बीच सोयाबीन और सरसों की कीमतों में तेजी आई है, इनके दाम 1.5 से 2% उछले हैं। वहीं मसालों में जीरा, हल्दी, धनिया और इलायची में भी 1.5 से 2% की तेजी आई है। NCDX पर हल्दी का दिसंबर का वायदा 2.7% की मजबूती के साथ 9,678 रुपए के आसपास पहुंच गया है। वहीं जीरा की बात करें तो दिसंबर का वायदा 1.47% चढ़ा और इसमें 16,195 रुपए के आसपास कारोबार हुआ। सरसों का दिसंबर का वायदा 1.53% चढ़कर 4,704 रुपए तक पहुंच गया है। सोयाबीन का दिसंबर का वायदा 1.62% चढ़कर 3,890 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि कृषि जिंसों के साथ साथ जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, कहीं ना कहीं फिलहाल हल्का फुल्का मजबूती का असर देखने को मिला है। हालांकि शुक्रवार को जिस मार्केट बंद हुआ है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन लक्ष्य पूरे सप्ताह कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मजबूती देखने को भी मिली। जी बिल्कुल देखने को मिली। मंडे और ट्यूसडे में क्रूड ऑयल में तेजी थी, लेकिन वो फिर टूटना स्टार्ट हो गया और थर्सडे को ओपेक की मीटिंग हुई है, उसके अंदर वो एज्यूम कर रहे हैं कि डॉलर का जो प्राइस है वो $20 तक जा सकता है प्रति बैरल। और अगर इसी तरीके से क्रूड ऑयल गिरता रहा तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं क्रूड ऑयल के। और इसी तरीके से हम एनजी की बात करें, एनजी के अंदर वो थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि सर्दियों में एनजी की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज होती है और सप्लाई भी अच्छा रहता है। जी। तो लेकिन अगर बात करें कृषि जिंसों की, तो कृषि जिंसों का अगर देखा जाए तो चाहे हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो और इसके साथ साथ जो दूसरे मेंथा ऑयल हो, तो इनमें ठीक ठाक मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि अभी 2 सप्ताह पहले तक लगातार और बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि हल्दी, जीरा, धनिया तो तब भी मजबूत थे, इलायची में भी मजबूती देखने को मिली है। तो इसका क्या कारण माना जाए? इसका मेन कारण है डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो सर्दियों में इसकी जो खपत होती है वो ज्यादा होती है और उस हिसाब से जो सप्लाई है वो कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्या यह भी माना जा सकता है लक्ष्य के जिस तरीके से जो बहुमूल्य धातुओं का बाजार है उसमें भी निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो शेयर मार्केट है, तो अगर इस सप्ताह को छोड़ दें तो जो शेयर मार्केट में भी जो विदेशी निवेशक कह लें या घरेलू निवेशक कह लें, दोनों ही इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। क्या ये माना जाए कि कृषि जिंसों में उनकी दिलचस्पी रही होगी और इस वजह से भी कृषि जिंसों के जो दाम लगातार बढ़े, वायदा की हमने जिस तरीके से बात की है, तो लगातार क्योंकि निवेश मिल रहा है, जाहिर सी बात है तभी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, जो क्योंकि इसमें हर 7 दिन जो लास्ट के महीने का 7 दिन होता है उसमें एक्सपायरी होती है, उसके अंदर वो प्रॉपरली आप डिलीवरी ले सकते हो।
तो उसी वजह से जी। जो मार्केट है एग्री कमोडिटीज वो सेफ है जी। उसमें, इसलिए डिमांड बढ़ रही है और FIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये माना जाए कि गोल्ड और उससे ये जो एग्री कमोडिटीज हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। वो ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसमें अभी थोड़ी बहुत गिरावट आने की उम्मीद है जी। जब वो प्रॉपरली एक स्टेबल में आ जाएगा, उसके चलिए, बाद इसमें बाइंग आ जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के लिए बीता सप्ताह मजबूती भरा रहा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में वायदा में 45 पैसे की गिरावट आई, वहीं हाजिर में 18 पैसे की गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर 67 रुपए 10 पैसे, यूरो 71 रुपए 12 पैसे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 100 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। लक्ष्य, अगर हम बात कर रहे हैं करेंसी की, तो करेंसी मार्केट में भारतीय रुपए में पिछले एक सप्ताह, ये सप्ताह बीता हुआ सप्ताह और उससे पहले का सप्ताह, ये दोनों सप्ताह लगातार रुपए के मामले में गिरावट का रुख दिखा रहे हैं। और अभी जो भारतीय रुपया है वो भी एकदम बड़े निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो क्या स्थिति है अभी? इसका मेन कारण है जो इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस वजह से जो मार्केट है वो हमारी मजबूत है, शेयर मार्केट मजबूत है, लेकिन डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और हमारा रुपया उस हिसाब से मजबूत नहीं हो रहा जी। और अगर हम बात करें डॉलर की और उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर हम गोल्ड में देखें ऑटोमेटिकली गोल्ड और डॉलर साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं बिल्कुल। हाँ, और अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड गिरता है और हमारी मार्केट भी गिरती है, तो वो एक दूसरे से स्टेबल होते हैं। अगर हम बात करें यूरो की जी, वो यूरो जो है वो बहुत स्ट्रांग है और जैसे डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, यूरो भी स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब जो अमेरिका बाजार और यूरोपियन बाजार बहुत स्ट्रांग है जी। उनकी मेन 2 मीटिंग्स भी आनी है, उस पर डिपेंड करता है वो कितना तेज रहेगा, क्या रहेगा। अगर वो ब्याज दरें बढ़ाता है जी तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसकी जो मीटिंग है, अब डॉलर की जो मीटिंग है फेड, वो 15 से 17 के बीच में है जी। और हम उसकी बात करें यूरोप की, वो अगले हफ्ते थर्सडे को है। फिर डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या रहती है जी। यानी कि जो अमेरिकी मार्केट में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या घटती हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, इसके साथ साथ डिपेंड यूरो का भी करेगा कि वहाँ भी जो एक मीटिंग होती है, जो आगे की रणनीति तय की जाती है, उस पर निर्भर करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस देश की मुद्रा की क्या कीमत रहेगी। लक्ष्य, लेकिन ये चीज़ भी तो है कि अब अगर कोई निवेशक किस मुद्रा में निवेश करे, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन हम देखा जाए तो इस टाइम सबसे सेफ है इन्वेस्ट करना डॉलर में, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि डॉलर 70 तक भी जा सकता है अगर वो 68 का लेवल क्रॉस कर देता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से 67 रुपए कुछ पैसे है, तो रुपए का और अवमूल्यन होगा, रुपए की कीमत और घटने की आशंका है, क्योंकि अगर उनका जो अमेरिका बाजार है वो स्ट्रांग है, इसका मतलब वो हाइक करेगा प्राइसेस। 15 से 17 के बीच में मीटिंग है फेड की, अगर वो इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा रुपया गिर जाएगा। चलिए, तो अभी उम्मीद की जा सकती है कि रुपए में और गिरावट आ सकती है। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। शेयर बाजार के लिए ये सप्ताह कुछ बेहतर रहा और निफ्टी और सेंसेक्स में लंबे अरसे के बाद कुछ बढ़त देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 169.57 अंकों की बढ़त के साथ 26,128.20 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में शुक्रवार को 58.90 अंकों का उछाल आया और यह 7,942.70 के स्तर पर बंद हुआ। यानी कि सेंसेक्स में 0.65% और निफ्टी में 0.75% की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कि पूरे सप्ताह की बात करें तो शेयर बाजार के लिए बहुत राहत वाला समय रहा। लक्ष्य ये सप्ताह है, ऐसा कहा जा सकता है पिछले बड़े लंबे समय के बाद कि शेयर बाजार के लिए ये सप्ताह राहत भरा रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर बाजार के उन्हें कहीं ना कहीं बहुत राहत मिली और करीब 0.75 और इतनी बढ़त के साथ निफ्टी और सेंसेक्स बंद हुए हैं। क्या कारण माना जाए? इसका मेन कारण है, पहले मंडे की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मार्केट स्टेबल हो गई। थर्सडे और फ्राइडे उसमें तेजी देखने को मिली। लगभग 125 पॉइंट निफ्टी बढ़ी है और लगभग 700 से 800 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा है। और निफ्टी में मेन कारण तेजी होने का इंटरनेशनल बाजार है। इंटरनेशनल बाजार में गिरावट देखने को नहीं मिली। उसने हमारे स्टॉक मार्केट को संभाल के रखा ताकि वो गिरे ना। और उसी तरीके से हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसमें भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। उसमें लगभग 500 से 450 पॉइंट में तेजी देखने को मिली। जी, यानी कि कुल मिलाकर के राहत की खबर है। आपको आगे आने वाला समय जो अगला सप्ताह है वो कैसा लगता है शेयर बाजार के लिए? उम्मीद की जाती है कि 8100 तक निफ्टी जाएगी, उसके बाद शायद गिरावट देखने को मिल सकती है। लगभग 7700 तक निफ्टी आएगी। जी, चलिए बात करें टॉप गेन करने वाले शेयर्स की तो टाटा मोटर्स, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, अशोक लेलैंड और टाटा डीवीआर के शेयर्स में उछाल देखने को मिला है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज और मारुति जैसे शेयर्स में गिरावट का रुख भी देखा गया है पूरे सप्ताह में। लक्ष्य ये जो 4 बड़े शेयर्स हैं और चारों में अच्छा गेन किया है, तो इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या कारण रहा है? इसके पीछे अगर हम टाटा मोटर और टाटा डीवीआर की बात करें, वो जो प्राइसेस हैं वो डिस्काउंट रेट पे चल रहे थे। मतलब स्पॉट में ज्यादा चल रहे थे और फ्यूचर में कम चल रहे थे। तो उसका हमेशा गैप होता है, उसका फायदा जो होता है आर्बिट्राइजर्स फायदा उठा रहे थे। तो उम्मीद की जाती है जब भी डिस्काउंटेड रेट पे चलता है कोई स्टॉक और फ्यूचर में तेज कम प्राइस पे चल रहा है, तो इसका मतलब कि वो तेज है। और हम बात करें, लगभग मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लगभग वो तेज रहेगा टाटा मोटर और डीवीआर। उसमें हमने कम से कम 15% का रिटर्न देखा है इस हफ्ते में। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि चीन और यूरोपीय देशों के शेयर मार्केट में शुक्रवार को भारी गिरावट का रुख रहा। चीन के शेयर बाजार की बात करें तो इसमें 6% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार पर इसका अंतर्राष्ट्रीय उठापटक का कोई असर देखने को नहीं मिला है। लक्ष्य जिस तरीके की गिरावट कल यानी कि शुक्रवार को चीन के शेयर मार्केट में देखने को मिली, 6% की बड़ी गिरावट होती है, उसके बावजूद भारतीय बाजार पर इसका असर नहीं देखने को मिला। आखिर इसके पीछे क्या है? इसका मेन मकसद है कि जो हमारा मार्केट है वो स्टेबल है। अगर हम थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो भारतीय स्टॉक मार्केट है वो स्ट्रांग है। अगर वो गिरा नहीं, क्योंकि मेन डिस्कशन हो रही थी जीएसटी पे, आजकल जीएसटी के ऊपर डिस्कशन चल रही है। जी बिल्कुल। और उम्मीद की जाती है कि शायद कह सकते हैं कि मार्केट में जीएसटी लागू हो जाए अप्रैल से। जी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कोशिश कर रही हैं कि जीएसटी जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। जी, तो फिर लक्ष्य है कि क्या माना जाए कि जीएसटी अगर लागू हो जाता है, यानी कि संभावना ऐसी बनती है कि फिलहाल जिस तरीके के राजनीतिक माहौल और राजनीतिक हालात देश के बने हुए हैं, कल यानी कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुला करके बातचीत की ताकि राज्यसभा में इसको समर्थन मिल सके जीएसटी को। और जिस तरीके हालात पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के क्या लगता है कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वो रुचि दिखाएंगे आगे? अगर जीएसटी पास हो जाता है तो उनको एक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो टैक्स स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट करेंगे, वो और आकर्षित होंगे हमारे मार्केट के प्रति।
और अगर वो आकर्षित होंगे तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट है वो तेजी के मूड में आ जाएगा और इस वजह से हमारा जो रुपए है वो भी स्टेबल हो सकता है जी। और अभी जैसे मैंने पहले बोला कि अभी एक मीटिंग होनी है 15 से 17 के बीच में फेड की, वो ही पर्टिकुलरली डिसाइड करेगी कि मार्केट क्या रहने वाला है जी। और मार्केट ओवरऑल अभी ट्रेंड डाउन है जब तक ये मीटिंग नहीं हो जाती। जैसे ही इसका मीटिंग का एक रिजल्ट आ जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, हाँ, बातचीत का जो खुलासा होगा वो हो जाएगा, तो उसके बाद मार्केट पर जो क्या असर पड़ना है वो तब कहा जा सकता है। हाँ जी। चलिए लक्ष्य, आप हमारी इस खास पेशकश मार्केट पल्स में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।